Hi dear students, welcome to Business Studies class. So from third chapter, that is private, public and global enterprise. So what is the private sector? We are completed within the second chapter. Public within the which are the things comes under the public sector. We are completed. And now left with the global enterprise. So what is mean global enterprise means what? You can call the multinational corporation or MNCs. Multinational corporation or you can call the MNC. Okay, so what is the meaning MNC or global enterprise? It owns and controls production of goods and service at least in 2 countries. Okay, so हमने प्राइवेट कंपनी का मतलब प्राइवेट सेक्टर का मतलब देखा है, पब्लिक सेक्टर का मतलब देखा है, इसमें जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैटिस्टिकल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी वो सभी कंप्लीट किया। इस चैप्टर का लास्ट कंटेंट रह चुका है, दैट इज द ग्लोबल एंटरप्राइज। सो ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड वाइड, मतलब जो भी हम काम हमारे देश में कर रहे हैं, सो हमारे देश में जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वही दूसरे देश में, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो कम से कम 2 कंट्रीज में हो रहा है। मतलब आप ही ओनर हो, यू आर ओनली ओनर ऑफ दैट कंपनी। मतलब हम इंडिया में एक कंपनी इस्टेब्लिश किया है, सेम कंपनी वही ओनर वही मालिक दूसरे देश में उसका वही बिजनेस चला रहा है, मतलब ब्रांचेस। ओके, वही बिजनेस दूसरे देश में भी चला रहा है, तो उस टाइप के कंपनी के लिए, उस टाइप के एंटरप्राइजेस के लिए हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज करके बुलाते हैं। सो ग्लोबल एंटरप्राइज को भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और एमएनसी कंपनी करके बुलाते हैं। आई होप यू हर्ड दिस नेम, क्योंकि एमएनसी कंपनी हमारे देश में भी है, हमारे देश के कुछ ब्रांचेस अदर देश में भी है। मतलब ओनर तो एक ही अकेला रहेगा, वही उसके देश में जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसने, वही दूसरे देश में भी सेम बिजनेस उसने स्टार्ट किया है। सो उसको हम ग्लोबल एंटरप्राइज करते हैं, क्योंकि सभी देश में सेम प्रोडक्शन सेम ओनर हो रहा है। सो दैट इज द ग्लोबल एंटरप्राइज। सो इट हैव लॉट ऑफ एडवांटेजेस, इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं आप आगे देखेंगे। सो एग्जाम्पल ले लो, जो भी हमारे देश में एमएनसी कंपनीज है उनके एग्जाम्पल। आपको आदिदास का ब्रांड पता है, ऐसे सिंबल रहते हैं, ऐसे सिंबल रहता है आदिदास का। सो आदिदास, रीबुक, मे बी यू हर्ड द नेम अबाउट आदिदास है, रीबुक है, एप्पल है, सैमसंग है, दीज आर द एमएनसी कंपनी। मतलब इनका मेन ओनर फॉरेनर है, उसके देश में उसने कंपनी स्टार्ट किया, उसके बाद हमारे देश में भी उन्होंने उनका बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। सो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर एमएनसी कंपनीज विच आर इन अवर इंडिया। सो यहाँ नियरली देखिए हमारे पास एमएनसी कंपनीज है, तो दैट इज एकस, दैट इज नियरली 70 के। ओके, सो वो एकस भी मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, सो जिग्नेटिक कॉर्पोरेशन, गिग्नेटिक कॉर्पोरेशन। सो गिग्नेटिक यानी कि बिग, गिग्नेटिक का मीनिंग यानी बिग, बड़ा साइज में होता है। सो जो भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो इट इज़ नॉट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सो इट इज़ अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आते हैं। मतलब छोटी छोटी कंपनी नहीं रहती है, जो भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस रहते हैं। सो नेटवर्क स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी एमएनसी कंपनी, एमएनसी मतलब वर्ल्ड वाइड, हम इस मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम किसी भी देश में हमारा ब्रांच, हमारा बिजनेस कर सकते हैं। सो दैट इज द एमएनसी। सो सभी वर्ल्ड वाइड है। हम इंडिया में स्टार्ट किया, जापान में किया, चाइना में किया, यूएस में किया, ओके, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ भी आप आपका बिजनेस कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा बहुत एग्रीमेंट लगता है, उस देश से एग्रीमेंट लेना, परमिशन लेना पड़ता है, एग्रीमेंट करना पड़ता है, और थोड़ा बहुत फीस देना पड़ता है। सो दैट इज द थिंग देयर, वो सभी रहता है। बट हम दूसरे देश में भी बिजनेस कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड हमारे ब्रांचेस, हमारे बिजनेस का ब्रांचेस हम दूसरे देश में भी ओपन कर सकते हैं। सो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डन थ्रू द ब्रांचेस। सो इस बिजनेस का, इस एमएनसी कंपनी का काम कैसा चलता है, जो भी प्रोडक्शन है दैट इज मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग, मतलब सेलिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, ओके, डन थ्रू द ब्रांचेस। सो जो भी इसके ब्रांचेस रहते हैं, अभी एग्जांपल ले लो। सो हमारे देश में जो भी एमएनसी कंपनीज है, वहाँ हमारे देश में सेम कंपनी रहती है और हमारे देश में भी ब्रांचेस रहते हैं। अभी एक न्यू दिल्ली में होगा, एक मुंबई में भी होगा, एक चेन्नई में भी होगा। सो दीज आर द ब्रांचेस आर देयर। ओके, सो जो भी प्रोडक्शन करना है, मतलब वो प्रोडक्ट बनाना है, वो
प्रोडक्ट सेल करना है मार्केट में तो ये ब्रांचेस थ्रू वो करते हैं। नेक्स्ट है अल्सो कॉल्ड मोफा। सो एमएनसी कंपनी और ग्लोबल एंटरप्राइज को और एक क्या नाम है, दैट इज मोफा या मोफा, दैट इज अ मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एथलीट्स, मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एथलीट्स। सो एथलीट्स का मीनिंग क्या है, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने कंपनी फॉरेन कंपनी ने ओनरशिप है उनका। एफिलिएट्स का मतलब क्या है, कोई तो बड़ी कंपनी एक कंपनी को हैंडल कर रहा है, मतलब अभी छोटी कंपनी है, सो वो छोटी कंपनी भी उस एमएनसी कंपनी से जुड़ना चाहती है, सो दे आर ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एमएनसी कंपनी। अभी कोई तो लोकल एक हमारा एक छोटी कंपनी है तो उस कंपनी को भी इंटरेस्ट है कि एमएनसी कंपनी के साथ हम काम करें, दैट इज द एफिलिएट्स। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मोफा। नेक्स्ट द बेसिक क्या एडवांटेज है, ये बिजनेस वो ग्लोबल एंटरप्राइज बिजनेस बहुत बड़े स्केल में किया जाता है क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत होती है, क्योंकि सभी देश से रिलेटेड रहती है, मैक्सिमम देश से रिलेटेड रहती है। तो यहाँ जापानीज सपोज अभी टेक एग्जाम्पल, अभी एक कंपनी यूएस में भी है, इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो सेम ओनर रहेगा तो उसको इंडिया में क्या टेक्नोलॉजी है, यूएस में क्या टेक्नोलॉजी है, ऑस्ट्रेलिया में क्या टेक्नोलॉजी है, उसका बेनिफिट उस कंपनी वाले को होगा। सपोज अभी रॉ मटेरियल इंडिया में सस्ता मिलता है, दूसरे कंट्री में उसका रॉ मटेरियल का प्राइस ज़्यादा है, तो इंडिया से वो परचेस करके दूसरे कंट्री में लाएंगे और वहाँ उसका प्रोडक्शन करेंगे। सो दैट इज़ द बेनिफिट, मतलब मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज भी होता है, जो चीज़ें जहाँ सस्ती मिलती है उसका यूज़ वो खुद के बिजनेस के लिए करते हैं। सेकेंड थिंग, इनके पास पैसों की कमी कुछ भी नहीं होती क्योंकि सभी देश में से पैसा, मतलब सभी देश में से पैसा मतलब एक तो बड़े स्केल में है तो ओनर तो रिच रहेगा। सेकेंड थिंग, जो भी इंटरनेशनल बैंक्स रहते हैं इनको लोन देने के लिए रेडी रहती है। शेयर होल्डर, सभी देश के शेयर होल्डर इनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो पैसों की कमी तो इस बिजनेस में कुछ भी नहीं होती। सो इसका एक एडवांटेज आप एक कंट्री के हिसाब से एक बेनिफिट देखेंगे तो जो भी 50% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट रहता है, एक्सपोर्ट यानी कि जो भी माल एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, ओके, वी आर सेलिंग आवर प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री। सो एक देश से दूसरे देश को जो भी प्रोडक्ट भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। सो जो भी हमारे वर्ल्ड में एक्सपोर्टिंग होता है, खुद के देश से दूसरे देश को कुछ भी प्रोडक्ट भेजता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टिंग एमएनसी कंपनी 50% ऑफ वर्ल्ड, इस देश में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से आधा एक्सपोर्ट एमएनसी कंपनी के थ्रू होता है। सो एक्सपोर्ट का बेनिफिट क्या है, जो भी जहाँ से भी वो माल जा रहा है, जहाँ से भी वो प्रोडक्ट दूसरे देश में जा रहा है उस देश को बेनिफिट है उससे एक्सपोर्टिंग का, क्योंकि टैक्स रेट मिलता है उनको, अदर बेनिफिट्स आर ऑल्सो देयर, तो एक बेनिफिट है। सेकेंड क्या है, 1/3 वर्ल्ड जीडीपी। सो जो भी वर्ल्ड का जीडीपी रहता है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप यू हर्ड दिस थिंग इन इकोनॉमिक्स में आपको हुआ होगा। जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी का मतलब अभी एक देश का जीडीपी देखेंगे तो इस देश में जितने भी प्रोडक्शन और सर्विसेज हुआ है उनका मार्केट वैल्यू, उनका प्राइस, मार्केट वैल्यू फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इस देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सर्विसेज हो रही है, उनका मार्केट वैल्यू कितना है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आज के दिन जितना प्रोडक्शन हुआ, जितना सर्विस हुआ, उसका मार्केट प्राइस आज के दिन, टाइम पीरियड क्या है 24 आवर्स। एक मंथ का हम देखेंगे तो दैट इज़ अ टाइम पीरियड, एक साल का हम देखेंगे तो दैट इज़ अ टाइम पीरियड फॉर जीडीपी। अभी कोरोना की वजह से सभी बिजनेस क्लोज था, तो हमारे देश में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, सर्विसेज यूटिलाइज नहीं हुए, तो इनकम कुछ भी नहीं रहेगा, तो जीडीपी रेट क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि इस 4 मंथ में, 5 to 6 मंथ्स में कुछ भी नहीं हुआ, तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, सर्विसेज नहीं यूटिलाइज हुआ, तो मार्केट वैल्यू कैसे इंक्रीज हुई, जो प्रोडक्ट बना ही नहीं, प्रोडक्ट बिका ही नहीं, तो मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, तो इस बार जीडीपी रेट कम हुआ है। सो जीडीपी रेट से हम उस देश का फाइनेंशियल कंडीशन बोल सकते हैं। जीडीपी रेट हाई है तो उस देश का फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है करके बोलते हैं, बट हमारे देश का जीडीपी रेट कम है, दैट इज इन माइनस, ओके।
सो जो भी वर्ल्ड का जीडीपी रेट है, तो अभी वर्ल्ड का जो भी जीडीपी रेट है उसमें से एक हिस्सा वो जीडीपी की रेट का 3 हिस्से बनाएंगे, तो एक हिस्सा एमएनसी कंपनी के वजह से उनको मिलता है। अभी इस देश का जो भी जीडीपी रेट है, तो इस देश का जीडीपी रेट में का 1/3 हिस्सा किया, ओके, तो उसमें से एक हिस्सा एमएनसी कंपनी की वजह से जीडीपी रेट डिपेंड रहता है। ओके, नेक्स्ट 1/4 ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 1/4 ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जो भी काम करने वाले लोग हैं, जितने भी इस देश में काम करने वाले लोग हैं, उस लोगों में 4 डिवाइडेशन किया, 4 डिवाइडेशन। सपोज 100 लोग सभी देश में से मिलके, सभी वर्ल्ड में से मिलके, टेक एग्जाम्पल, सो सभी देश में से मिलके 100 लोग काम करते हैं। ओके, सो इन 100 में से 25 लोग, मतलब एक हिस्सा, इट इज 25, 25, 25, 25, 100 में से 4 हिस्से बनाएंगे तो एक हिस्सा 25 का है। तो इस 25 लोग एमएनसी कंपनी में काम करते हैं। सो एमएनसी कंपनी का एक एडवांटेज क्या है? दूसरे देश का उसका ओनर है तो भी हमारे देश में वो आके हमारे देश में बिजनेस कर रहा है, तो हमारे देश के लोगों को ही वो काम देगा, हमारे देश के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट बनाएगा। सो दैट इज द एडवांटेज, मतलब लोगों को काम मिलेगा एमएनसी कंपनी की वजह से। सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज। नाउ लेट्स वी विल सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एमएनसी कंपनीज, और यू कैन कॉल द ग्लोबल एंटरप्राइजेस। Now the first feature of global enterprise, or you can call the MNC, that is a huge capital resource, huge यानी कि large, okay, capital यानी कि पैसा, और यहाँ पे पैसे की कमी कुछ भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सभी मतलब मैक्सिमम कम से कम 2 देश में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2 देश में सर्विस दे रहे हैं, तो दोनों देश का पैसे का यूज हम कर सकते हैं। तो रेज फंड फ्रॉम शेयर्स, अभी 2 देश में हमारा बिजनेस है, तो हमारे देश में से भी शेयर होल्डर से हम पैसा ले सकते हैं, दूसरे देश के लोगों से भी, शेयर होल्डर से भी हम पैसा ले सकते हैं। डिबेंचर्स यानी कि सेम दूसरे लोगों से भी पैसा ले सकते हैं। लोन, बैंक में से भी लोन ले सकते हैं, दोनों बैंक में से, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो इंडिया में के बैंक में से भी हम लोन ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन बैंक में से भी लोन ले सकते हैं, और इंटरनेशनल बैंक में भी से हम लोन ले सकते हैं। सो इसका एक एडवांटेज क्या होता है? अभी एक एग्जाम्पल, फॉरेन करेंसीज मिलती है। अभी एक एग्जाम्पल ले लो, हमारा इंडियन रुपीज़ जो भी चलन है हमारा इंडियन रुपीज़ में है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में है, और अमेरिकन डॉलर्स में है। सो सभी देश का जो भी चलन रहता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। ओके, सो इफ यू कंपेयर द प्राइस रेट, इफ यू कंपेयर द चलन विथ इंडिया, सपोज इफ यू टेक द ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मतलब है इंडिया का 54 रुपीज़, और नियरली 50 to 54 रुपीज़ में आता है। सो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आपने कीमत देखा, तो इंडिया में कितना कीमत होता है? 50 और 54। सो ऑस्ट्रेलियन बैंक में से हमने $2 भी लाए, तो यहाँ पे कितना रुपीज़ होगा आपका? नियरली 100 रुपीज़ होगा। इफ़ यू टेक द यूएस डॉलर का आपने देखेंगे तो नियरली 74 रुपीज़ है, उनका $1 चलन लिया तो हमारे यहाँ रुपीज़ में 74 रुपीज़ आता है। सो इसका बेनिफिट हमारे देश को मिलता है। सपोज दूसरे मतलब ऑस्ट्रेलिया से पैसे लाए हम, नहीं तो अमेरिका से पैसे लाएंगे, तो उनका $1 मतलब यहाँ पे रेट ज़्यादा होता है ना। सो दैट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी हमारे देश के लिए यूज़ होती है। सो यहाँ पे पैसे की कमी कुछ भी नहीं होती। नेक्स्ट, इन्वेस्टर एंड बैंक्स ऑफ होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री यानी कि पहले इस देश में स्टार्ट हुआ, दैट इज कंट्री ए, और दूसरे सेकेंड इस देश में स्टार्ट हुआ। तो पहले इस देश में स्टार्ट, पहले वो बिजनेस फर्स्ट इस देश में स्टार्ट हुआ है, दैट इज अ होस्ट कंट्री। उसके बाद उसने देश बी में स्टार्ट किया, देश सी में किया, डी में किया, बट फर्स्ट होस्टिंग कंट्री कौन सा है उनका? जो भी सभी बिजनेस का, सभी कंट्री का होस्ट जो भी डिसीजन लेना है, दैट इज द होस्टिंग कंट्री। सो इन्वेस्टर एंड बैंक्स ऑफ होस्ट कंट्री रेडी टू इन्वेस्ट। अभी सपोज वो बिजनेस ए कंट्री में स्टार्ट हुआ है, उसके बाद सेम बिजनेस कंट्री बी, सी एंड डी में स्टार्ट हुआ है, तो जो भी बैंक्स है
कंट्री ए में, वहाँ के बैंक इस बिजनेस को लोन देने के लिए रेडी रहते हैं। क्यों? इस बिजनेस को लोन दिया तो कंट्री बी, कंट्री सी एंड कंट्री डी से इनको पैसा आएगा, दैट इज़ अ फॉरेन करेंसी आएगी उस बैंक के लिए। सो उस बैंक के लिए फॉरेन करेंसी आया, मतलब अल्टीमेटली दैट इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है कि फॉरेन करेंसी आए। तो हमारे देश में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम हमारे देश में से जो भी ओनर है दूसरे देश में जाके बिजनेस किया है, तो हमारे देश के जो भी बैंक्स है वो उस ओनर को लोन देने के लिए रेडी रहते हैं। सपोज उसने ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट किया है, ओके, सो उसने ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट किया है बिजनेस, तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे बैंक के लिए पैसा आएगा, ओके, वहाँ का $1 यहाँ पे आएगा तो कितना होगा? 54 रुपीज़, 52, 54 रुपीज़ होगा। सो दैट इज वन एडवांटेज टू बैंक्स ऑल्सो, ओके। तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, सो इस केस में जो भी ग्लोबल एंटरप्राइजेस रहते हैं उस केस में पैसे की कमी कुछ भी नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशंस आते हैं, ओके। सो सेकेंड फीचर इज फॉरेन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन यानी कि दूसरे देश से एक एग्रीमेंट बनाना, एक डॉक्यूमेंट बनाना, दैट इज अ फॉरेन कोलैबोरेशन। सो सेलिंग इन ऑल द कंट्रीज, सो जो भी प्रोडक्ट हम मतलब एमएनसी कंपनीज थ्रू बनाएंगे, ओके, सो सभी देश में वो प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ इंडिया, सपोज इंडिया में फॉरेन एमएनसी कंपनीज है, नहीं तो इंडिया से दूसरे कंट्री में एमएनसी कंपनीज बनाना है तो क्या क्या एग्रीमेंट करना पड़ता है? एक तो सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो अभी जापानीज टेक्नोलॉजी, इट इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी, हमसे ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत है, बहुत सारे मशीनरीज इक्विपमेंट्स नया आया है, उनकी हाई टेक्नोलॉजी है, ओके। सो सपोज हमारे देश में से उस देश में का ओनर हमारे देश में आके बिजनेस करना चाहता है तो उसके बदले में उनका सेल्स, मतलब उनका जो भी टेक्नोलॉजी है वो हमें देने के लिए हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उनका जो भी प्रोडक्ट है हमारे देश में बनाने के लिए हम परमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड नेम, जो भी ब्रांडेड नेम से जस्ट वी आर सेइंग एप्पल ब्रांडेड है, सैमसंग है, सो उनका जो भी ब्रांड नेम है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सो पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीमेंट, सो दूसरे देश उस एग्रीमेंट उसके बदले में कुछ तो मांगेंगे ना, सो हम उनसे मांग रहे हैं कि आपका जो भी टेक्नोलॉजी है हमें दे दो, प्रोडक्शन आपका जो भी प्रोडक्शन करते हो आप, जो भी प्रोडक्ट हमारे देश में प्रोडक्शन करने के लिए परमिशन दे दो, नहीं तो आपका ब्रांड नेम यूज़ करने के लिए परमिशन दे दो। तो सेम पुट द रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीमेंट, सो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं उस डॉक्यूमेंट में? तो एक तो शेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, सेम थिंग, हमारा टेक्नोलॉजी उनको दिया, उनका टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया, हमारे मशीनरीज उनको दिया, उनके मशीनरीज हम लेंगे, दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उस देश में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है। सो एमएनसी कंपनी की वजह से वो उनकी टेक्नोलॉजी वो उनकी मशीनरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइसिंग ऑल्सो, पैसा ऑल्सो हम ले सकते हैं, हमारे देश में स्टार्ट करना है तो हम पैसे भी ले सकते हैं, नहीं तो फॉरेन करेंसीज भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने की, जो मतलब शेयर होल्डर्स ने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उनके बदले में जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसमें से उसको हिस्सा देना पड़ेगा, तो डिविडेंड भी हम पूछ सकते हैं, हम आपको शेयर होल्डर्स देते हैं उसके बदले में आप डिविडेंड देंगे, दैट इज द थिंग। सो गेट एडवांटेजेस इन केस ऑफ पेटेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, सो कहाँ पे बेनिफिट होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैंने यहाँ पे बताया, मतलब उनका करेंसी, उनका पैसा हमारे देश में आया तो उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, तो हमारे देश के लिए वो बेनिफिट है। नेक्स्ट है पेटेंट यानी कि एक ऐसा अधिकार है, आप अधिकार बोल सकते हो, एक ऐसा अधिकार हमारी गवर्नमेंट हमें देती है। सपोज आप एक कुछ तो नया इनोवेशन किया है, कुछ तो एक नया प्रोडक्ट बनाया है जो अब तक किसी ने भी नहीं बनाया है, एक प्रोडक्ट नहीं तो कोई तो ऐसा इनोवेशन ऐसा बना रहे हो जो अब तक किसी ने भी नहीं बनाया है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका कॉपी दूसरा कोई भी कर नहीं सकता, आपको ऐसा लगता है तो आप उस प्रोडक्ट का पेटेंट लेना चाहिए। सो आपके पास उस प्रोडक्ट का पेटेंट है तो दूसरा कोई भी सेम प्रोडक्ट बना नहीं सकता, सिर्फ आपको ही परमिशन रहेगी कि आप वो प्रोडक्ट बना सकते हो, सो दैट इज द पेटेंट।
सो दूसरे देश में जो भी पेटेंट रहते हैं, ओके, सो वो हमारे देश में बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका पेटेंट मतलब जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट हमारे देश में भी बनाने के लिए हम परमिशन ले सकते हैं ड्यू टू द ग्लोबल एंटरप्राइज एंड मोनोपोलिसी। बट ये सभी एडवांटेज हैं, सो दीज आर द एडवांटेज। बट एक डिसएडवांटेज और यू कैन कॉल द लिमिटेशन रहती है, दैट इज द मोनोपोलिसी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। यानी कि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है जो भी 50% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट रहे वो MNC कंपनी के पास रहे। सो 1/3 ऑफ GDP इट इज़ विथ MNC, 1/4 ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज़ विथ MNC। तो क्या हो सकता है, वो लोग हमारे ऊपर अधिकार चला सकते हैं, वो लोग हमारे ऊपर अधिकार चला सकते हैं, उनके हिसाब से हमें चला सकते हैं। टेक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, अभी जो भी फॉरेन कंपनीज हमारे देश में आए हैं, ओके, तो हमारे देश में तो फेस्टिवल पर मंथ हमें छुट्टी रहती है। फेस्टिवल कुछ तो फेस्टिवल है तो हमें छुट्टी रहती है, बट MNC में जो भी वर्क करते हैं लोग उनको छुट्टी नहीं रहती, क्योंकि उनका हिसाब किताब, उनका रूटीन फॉरेन कंट्री में कैसे चलता है वैसे ही चलता है। हमारे यहाँ फेस्टिवल है करके फॉरेन में फेस्टिवल नहीं होता, तो उनको काम पे जाना ही पड़ता है। सो दैट इज़ द मोनोपोलिसी। सो उनके हिसाब से हमें वो काम करने के लिए बोलते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज। द नेक्स्ट फीचर इज the next feature of global enterprise, that is advanced technology. सो जो भी MNC कंपनीज रहते हैं उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है। सो जिस भी देश में उनका ब्रांचेस है वो सभी देश का टेक्नोलॉजी उनके प्रोडक्शन में, उनके काम में यूज़ कर सकते हैं। सो प्रोवाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रहती है इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड बाय द MNC कंपनी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मतलब अभी जो भी फोन मिल रहा है स्टैंडर्ड 4 है, उसका फीचर स्टैंडर्ड है, जो भी प्रोसेसर रहेगा स्टैंडर्ड रहेगा। सो सेम इंडिया में भी मिलेगा और उसका ब्रांच किस देश में है उस देश में भी वो सेम स्टैंडर्ड वाला फोन आपको मिलेगा। मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज। सो जो भी रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें लगने वाली बिजनेस करने के लिए पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी, एम्प्लॉयज़ लगेगा, तो सभी देश का मतलब जिस देश में हमारे ब्रांचेस है तो सभी देश का हम रिसोर्सेस यूज़ कर सकते हैं। पैसा भी 2 देश में है तो इस देश का भी पैसा यूज़ कर सकते हैं, दूसरे देश का, इस देश में भी का वर्कर यूज़ कर सकते हैं, दूसरे देश का भी वर्कर हम यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, तो सभी रिसोर्सेस हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब है जो भी प्रोडक्ट में चेंजेस हुआ है और सुपीरियर डिजाइन है प्रोडक्ट में। अभी मोबाइल फ़ोन ले लो, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स है, स्मार्ट वॉचेस है, ओके, फेस स्क्रीन लॉक है एंड थंब स्क्रीन लॉक है, मतलब फिंगर स्क्रीन लॉक है, ओके। सो ये जो भी प्रोडक्ट में इनोवेशन हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में और हमारे इस वर्ल्ड में जो भी प्रोडक्ट में चेंजेस हुआ है, सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट जो बने हैं वो सिर्फ MNC कंपनी की वजह से बने हैं, क्योंकि एक देश से ज़्यादा देश में एक कंपनी रहती है तो सभी देश का टेक्नोलॉजी वी कैन यूज फॉर इट। सो दैट इज द प्रोडक्ट इनोवेशन। नेक्स्ट है मार्केट स्ट्रेटजी। सो MNC कंपनी यूज एग्रेसिव मार्केट स्ट्रेटजी एंड रिलायबल प्रमोशनल मार्केटिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज। मीन्स व्हाट एग्रेसिव मतलब इनके जो भी प्रोडक्ट रहते हैं मार्केट में वो बिकते एग्रेसिव मार्केट स्ट्रेटेजी रहती है। उनका प्रमोशन एक्टिविटीज एग्रेसिव रहता है, मतलब प्रमोशन एक्टिविटी मतलब एडवर्टाइजिंग स्किल्स। सो हमारे देश में हमारे देश के सिचुएशन अनुसार वो एडवर्टाइज करेंगे, दूसरे देश के उस सिचुएशन अनुसार एडवर्टाइजिंग करेंगे। सो दैट इज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दे हैव, एग्रेसिव प्रमोशनल स्ट्रेटेजी दे हैव। Okay, so updated market information. So what are the information of market? These are updated day-to-day information they have. Okay, within this country, what is the update of market? Second country, what is the update of market? So according to the countries, they are keeping the update of market conditions. Next, no face any problem for selling of product. मतलब इनके जो भी प्रोडक्ट है वो बेचने में इनको कोई भी दिक्कत नहीं आती। इस देश में नहीं बेचे तो दूसरे देश में बेचते। सो दे आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम व्हाइल दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। लास्ट है एक्सपांशन ऑफ मार्केट टेरिटरी।
और टेरिटरी यानी कि जो भी अभी हमारे देश में वही बिजनेस दूसरे देश में, उस देश में भी सभी स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बनाए गए टेरिटरी। ओके, सो इट इज गोइंग टू एक्सपांड द मार्केट टेरिटरी। अभी हमारे देश में बेंगलोर में है, ओके, सो वहाँ से वो लिमिटेशन नहीं रहेगा। बेंगलोर में से वो चेन्नई में ब्रांच खोलेंगे, चेन्नई में से दिल्ली में ब्रांच खोलेंगे, हैदराबाद में ब्रांचेस खोलेंगे, तो लिमिटेशन नहीं, उनका मार्केट टेरिटरी बढ़ता ही जाता है। सो सब्सिडरीज बढ़ते हैं, ब्रांचेस बढ़ता है। सब्सिडरीज यानी कि जो भी कंपनी दूसरी कंपनी एमएनसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहती है, अदरवाइज एमएनसी कंपनी के हाथ में उस कंपनी का कामकाज है, उसको हम सब्सिडरी कंपनी करके बुलाते हैं। ओके, सो सब्सिडरी कंपनी रहेगा, ब्रांचेस उनका बढ़ेगा, सो मार्केट कंडीशन ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। ओके, so these are the features of global enterprise. So I hope you got the clear concept about what are the features of global enterprise. Suppose if you have any doubt, we will clarify your doubt within the live class. So thank you so much. Bye bye. Take care.